नमस्कार, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज पर चर्चा करने वाले हैं और ये दरअसल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बात विशेष तौर पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यदि आपका लक्ष्य यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा का है तो यह बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप का लक्ष्य अगर मुख्य परीक्षा का है, क्योंकि अभी आपने हाल ही में 22 दिसंबर का एग्जाम आपने दिया होगा, या आपका लक्ष्य यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा का है, या फिर आप 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, या आगे के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, या यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो होती है आपकी मुख्य परीक्षा की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। कई बार क्या होता है कि हम कई चीजों में जो है अनसुलझे से हो रह जाते हैं। कई बार हम लोगों को एग्जैक्ट जो जानकारी होती है वो नहीं मिल पाती है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। आज हम लोग बेसिकली इसी सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद आपसे करता हूं कि समय निकाल करके आप इस वीडियो को जरूर देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम एक लंबे समय से तैयारी कर रहे होते हैं। एक बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों में हम एडमिशन लेते हैं, लाखों लाख हम फीस सबमिट करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी बहुत मेहनत करने के बाद भी कई बार क्या होता है कि हमें सफलता दरअसल नहीं मिलती है। क्या आपने कभी सोचा कि दरअसल वो सफलता अगर आपको नहीं मिलती है, उन कारकों के पीछे क्या जिम्मेदारी, कौन से जिम्मेदार कारक हैं कि जिनकी वजह से आपको सफलता नहीं मिली? मुझे लगता है कि शायद जो है जब आप परीक्षा देकर के आते होंगे, चाहे आप प्रारंभिक परीक्षा देते हो, चाहे प्री का आपका हो, पीसीएस का प्री हो, चाहे आरओ का प्री हो, चाहे यूपीएससी का प्री हो, या किसी भी एग्जाम का प्री हो, या कोई भी एग्जाम का कोई एग्जाम जो है परीक्षा हो, जब आप एग्जाम दे के आते होंगे तो आप का अगर पेपर नहीं ठीक होता होगा तो आप परेशान होते होंगे और अपने मन में ये प्रतिज्ञा लेते होंगे कि आपसे मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। लेकिन जैसे ही 2-4 दिन बीतता होगा, आप जो है उन सारी बातों को भूल जाते होंगे और आप फिर से वही पुराने ढर्रे पर मटर गश्ती वाले समय पर अपना जो है टाइम वेस्ट करते होंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी आप अपना आकलन नहीं करते हैं। आप अपने परीक्षा में जब आप बैठते हैं तो पेपर जो देख के आए हैं आप उसका आकलन नहीं करते, आप उसका एनालिसिस नहीं करते हैं। आप यह नहीं सोचते हैं कि दरअसल अगर आपका सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ है तो ना होने के पीछे कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। अगर आप उन जिम्मेदार कारकों की पहचान करने की कोशिश करें कि आखिर जो मुझे अनसक्सेस मिल रही है, जो मुझे असफलता मिल रही है, इस असफलता के पीछे कौन कौन से कारक हैं, तो आप अगर उन कारकों की पहचान कर लेते तो मुझे नहीं लगता है कि आपको एक लंबा समय जो है लगता तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग इन्हीं सारी बातों पर चर्चा करेंगे। दरअसल अभी हमें जो मुख्य परीक्षा है, हमें उसकी तैयारी कैसे करनी है। एक बात मैंने आपको बोली हुई है पहले भी और मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप पीसीएस या यूपीएससी, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे आपकी यूपीएससी की परीक्षा आईएएस की हो, ठीक है, या फिर आप आरओ को भी यहां पर ले सकते हैं, आरओ की परीक्षा हो, अगर आपने मेंस नहीं रेडी किया है, अगर आपने मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं की है, तो एक बार आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप यह सोचते हैं कि पीसीएस के बाद, प्री के बाद, आरओ प्री के बाद, यूपीएससी के प्री के बाद 3-3.5 महीने का समय मिलता है, आप उसमें तैयारी कर लेंगे और सेलेक्ट हो जाएंगे। बड़ा मुश्किल होता है, मतलब पीसीएस और यूपीएससी में तो नामुमकिन चीज है। ठीक है, आरओ में तो एक बार को फिर भी हो सकता है कि अगर हमने जबरदस्त मेहनत की है तो हो सकता है कि आपका सफलता आपको मिल जाए, लेकिन पीसीएस और यूपीएससी जैसे बड़ी परीक्षाओं के लिए या किसी अदर स्टेट की पीसीएस की परीक्षाओं में पीसीएस प्री के बाद आप सोचते हैं कि मेंस की तैयारी करेंगे और वहां पर आप आंसर राइटिंग कर लेंगे, एकदम से सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यह कह पाना एग्जैक्ट कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे लगता है कि आपके साथ जो है ये बात कहना आपके साथ धोखा होगा एक तरीके से। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि यदि आपको सिलेक्शन लेना है, अंतिम रूप से आपका अपना नाम जो है अपनी मेरिट लिस्ट में आपको रखना है, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप टॉप कर जाएं, ठीक है, क्योंकि टॉप करने का लक्ष्य कोई नहीं लेके चलता है। हर विद्यार्थी यही सोचता है कि वो अंतिम रूप से उसका नाम पीडीएफ में हो, अंतिम रूप से उसका चयन जो है हो जाए, यही उसके लिए जिम्मेदार रहता है, उसी के लिए, और उसी के लिए प्रयास करता है। कई बार क्या होता है कि हम प्रयास ईमानदारी पूर्वक करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि जो परिणाम आता है वह परिणाम आपकी सोच से बहुत बेहतर मिलता है। कई बार ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो ये सोचते हैं कि हाँ मेरा पेपर ठीक हुआ है, मुझे उम्मीद है कि हम सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन जब उनका परिणाम आता है तो उनका लिखता है नाम कि यू आर टॉपर, मतलब टॉप रैंक में उनका फर्स्ट रैंक आती है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, अंडर 10 रैंक, तो अपने आप एक बड़ी उपलब्धि वो होती है, क्योंकि वह विद्यार्थी लगातार सही दिशा और दशा में प्रयास करता है। तो आज हम लोग इन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो डिकोड एग्जाम की तरफ से आप सभी लोग को पता होगा कि अभी हम लोगों ने यूपी पीसीएस मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम शुरू किया है, उसको आप लोग अभी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन
यहां पर अभी जो 2024 में जो मेंस देने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनके लिए हम विशेष तौर पर बात करेंगे। और इसके अलावा भी अगर आपका लक्ष्य 2025 का एग्जाम होगा तो वहां पर भी हम चर्चा करेंगे। और यूपीपीसीएस का जो आपका मेंस का एग्जाम होगा वह कब होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। तो पहले हम इस पर जरा थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा कब तक होगी। तो फिलहाल चूंकि यूपीपीसीएस का कैलेंडर अभी पीएससी का नहीं आया है, तो ऐसे में एग्जैक्ट जानकारी तो मुझे नहीं लगता किसी को होगी, लेकिन फिर भी जो संभावना व्यक्त की जा रही है, जो लग रहा है, वो मुझे लग रहा है कि लगभग जो है अप्रैल तक आपका मेंस जाएगा। क्योंकि 3 महीना तो आप मान लीजिए, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना तो मिनिमम मिलता है मेंस के लिए आपको। फिर आ जाएगा अप्रैल, तो या तो अप्रैल के लास्ट में मई तक ऐसा, या जून तक, जो भी हो जाए, ठीक है। 3-3.5 महीने के बाद आपका एग्जाम दरअसल जो है मुख्य परीक्षा का हो जाएगा। मेरे अनुसार आप अप्रैल मान के चलिए, बहुत लेट मत मानिए, आप अप्रैल मान के चलिए, ठीक है। एग्जाम आपका अप्रैल के बाद हो या अप्रैल में हो, डजंट मैटर, आप अप्रैल लास्ट तक जो है इसको मान के चलिए कि आपका एग्जाम बेसिकली अप्रैल अंत तक हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग विशेषकर 2024 वालों पर बात करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है इस पर कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं कि मेंस की तैयारी कैसे करें, बुक लिस्ट कौन कौन सी पढ़ें। तो बुक लिस्ट वगैरह पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं आपके मेंस के प्रोस्पेक्टिव से, मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से, उस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहली बात, अगर आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है बेसिकली, है ना, तो चूंकि ऑलरेडी बहुत सारे अभ्यर्थी जो अभी दे रहे होंगे मुख्य परीक्षा 2024 वाली, तो एक बार आप लोग सिलेबस को अच्छे से तरीके से देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। चाहे आपका लक्ष्य 2025 का एग्जाम होगा, ठीक है, और चाहे अभी आप 24 का मेंस लिख रहे होंगे या लिखने वाले होंगे, क्योंकि अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया है, तो अभी तो यह श्योरिटी ही नहीं कि किसका हो रहा है किसका नहीं हो रहा है। लेकिन अगर फिर भी 75 प्लस अगर आपके प्रश्न सही हो रहे हैं, तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करिए। होना नहीं होना ईश्वर पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके मार्क्स ठीक ठाक हैं। और अगर आपका नहीं भी होता है तो 3 महीने जो इधर बीच के मिलेंगे वो आपके लिए बहुत ज्यादा क्या रहेंगे, फलदायी रहेंगे आपके आगे जो है परीक्षा के लिए 2025 के लिए, ठीक है। अगर हो जाता है तो बल्ले बल्ले, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या काम करना है कि सिलेबस को अच्छे से एक बार समझ लें, एक बार गहन अध्ययन उसका कर लें, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हमें सिलेबस की समझ नहीं होती तो हमें बड़ी दिक्कत होती है। जैसे अगर मैं अभी आपसे कहूं कि कोई टॉपिक है पर्टिकुलर का, जैसे कोई डिजीज चर्चाओं में है, तो आपसे कहूं कि ये संबंधित जो डिजीज है चर्चाओं में है, तो आप बताओ मुझे कि दरअसल ये किस पेपर में जाएगा, किस पेपर के किस सब्जेक्ट से कोरिलेट करेगा। अब आप हक्का बक्का हो गए, आपको पता ही नहीं है कि जो डिजीज कोई अभी चर्चाओं में है तो वो किस पेपर में जाएगा, किस विषय में जाएगा, ठीक है। आपने अगर मोटा मोटा आइडिया लगा भी लिया कि यार साइंस का पोर्शन है, साइंस एंड टेक का है, तो साइंस एंड टेक का है भाई साहब, तो साइंस एंड टेक किस पोर्शन में आपको यही नहीं पता है, ठीक है। या कोई बीमारी चर्चाओं में है, कोई देश चर्चाओं में है, कहीं युद्ध हो रहा है, उसका संबंध किन किन से है। ग्रीन हाउस गैस अगर चर्चाओं में है, अगर कोई समिट चर्चाओं में है, तो उसका संबंध किन किन पेपरों से है, किन किन सब्जेक्ट से हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं। अगर यह आपको जानकारी नहीं है तो आपको समस्या मेंस में होने वाली है। इसलिए सिलेबस को गहन अध्ययन उसका करें, पाठ्यक्रम की जानकारी आपको पूर्ण रूप से होनी चाहिए। और इसके लिए अगर आपको कुछ समझना है, जानना है, तो इसके लिए डिकोड एग्जाम पर ही हमने सिलेबस को अच्छे से समझाया हुआ है। या फिर आप चाहें तो डिकोड एग्जाम का जो न्यू एप्लीकेशन है उसको आप लोग डाउनलोड करिएगा, वहां पर जो है आप लोग को लिए यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025 पे क्लिक करिएगा। वहां पर हमने 2 वीडियो पैटर्न और जो है सिलेबस पर डिस्कशन किया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक बात तो ये होगी, सिलेबस को ध्यानपूर्वक समझना है आपको। फिर उसके बाद अभी अगर आपको एग्जाम देना है तो विषयवार अपने नोट्स बना ले। हालांकि जिनको 2024 में मेंस लिखना होगा, ठीक है, जिनके मार्क्स अच्छे बन रहे होंगे, उन लोगों के नोट्स लगभग रेडी होंगे, ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूं। बहुत कम लोग होंगे जिनका प्री निकल जाएगा, लेकिन जिनका मेंस बिल्कुल नहीं रेडी होगा, ऐसे स्टूडेंट्स बहुत कम होंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी सभी स्टूडेंट्स के पास लगभग नोट्स जो है उनके ऑलरेडी बने बनाए पहले से रहे होंगे, ऐसी मुझे लगता है, ऐसा मुझे ये फील हो रहा है, ठीक है। क्योंकि सिंसियर होंगे, सिंपल सी बात है, अगर उनका प्रीलिम्स निकला होगा तो सिंपल सी बात है कि उन्होंने तैयारी पहले से जबरदस्त तरीके से की होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अगर नोट्स बने हैं आपके, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी बने हैं बाय द वे, तो फिर भी आप लोग क्या करिए कि छोटे छोटे 6 कॉपी बनाइए जीएस की अलग अलग, और उसमें जो है अपने शॉर्ट फॉर्म में, की पॉइंट्स में, बुलेट फॉर्म में, फ्लो डायग्राम के रूप में अपने नोट्स थोड़ा बना लीजिए। अभी आपके पास समय है मुख्य परीक्षा के लिए, तो एक बात तो ये हो गई। दूसरा, जितने भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, सरकारी आंकड़े हैं, जो भी ऑफिशियल डेटा होता है, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि इनका इस्तेमाल आप अपने मुख्य परीक्षा के उत्तरों में करते हैं, और ये आपके लिए बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा अच्छा आप डेटा वहां पर इस्तेमाल करेंगे, जितने ज्यादा सरकारी आंकड़ों का आप इस्तेमाल करेंगे, उतना बेहतर जो है आपको नंबर वहां पर देखने को मिलेगा। तो ये जरूरी हो जाता है कि आप सरकारी आंकड़ों के साथ साथ में, जो भी राज्य सरकार के साथ साथ में जो भी केंद्रीय योजनाएं होती हैं, परियोजनाएं होती हैं, उन सभी की जानकारी आपको हो, और वो
जानकारी आप अपने उत्तर लेखन में जरूर कर पाए, ये चीज भी आपको यहां पर देखना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा जो अलग अलग संस्थाएं होती हैं, अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो अपनी अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में ग्रीन हाउस गैस पर रिपोर्ट सबमिट की गई है। अभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए अभी नवीन और नवीकरणीय जो मंत्रालय है आपका, उन्होंने जो है रिपोर्ट सबमिट की है। 16 तारीख की कॉन्फ्रेंस में मैं उसको कराऊंगा, ठीक है। तो ये जो अलग अलग जो रिपोर्ट्स होती हैं, इनके इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं, जो कि आपको अलग अलग विषयों के अलग अलग प्रश्नों के उत्तर में आपको उनको दर्शाना होता है, उनको आपको बताना होता है। तो जो भी संस्थाएं हाल फिलहाल में अपनी रिपोर्ट सबमिट की हो, उन रिपोर्ट्स के जो रिकमेंडेशन हो, जो उनके तथ्य हो, उन तथ्यों को एकत्रित कर लीजिए आप अपनी कॉपी में, और उनका इस्तेमाल अलग अलग विषयों में, संबंधित विषयों के संबंधित टॉपिक में आपको उनका करना है इस्तेमाल। यह बात भी आपको विशेष तौर पर क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है ना। चलो, इसके अलावा ये 4 पॉइंट हो गए जो कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इन पर आप लोग काम नहीं करते हैं। और क्योंकि एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपको साधारण कॉपी नहीं लिखनी है। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, और आप एक साधारण व्यक्ति नहीं है, आप औरों से अलग हैं कहीं ना कहीं, है ना। और औरों से अलग हैं तो निश्चित तौर पर आपको भीड़ में नहीं चलना है, आपको भीड़ से क्या करना है, अलग होकर चलना है। तो भीड़ से जो व्यक्ति अलग होकर चलता है, निश्चित तौर पर उसी को कामयाबी मिलती है। इसीलिए एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको भीड़ से अलग रखना है, और इसके लिए अगर आपको अपनी कॉपी को अलग जो है रखना है, क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा तो है नहीं कि आप ही लोग एग्जाम दोगे। 2,500-3 हजार रुपए, 4,000 लोग जो है एग्जाम देंगे, ठीक है। वैकेंसी के अकॉर्डिंग होता है कितने लोग एग्जाम देंगे, ठीक है। तो अगर इतने लोग एग्जाम देंगे तो आप ही की तो कॉपी भाई साहब नहीं रहेगी कि आप ही की कॉपी रहेगी, बहुत कॉपी होंगी। जनरल मार्किंग अक्सर हो जाया करती है। तो आप अपनी कॉपी ऐसी लिखें कि जो एग्जामिनर हो, उस एग्जामिनर की जो निगाहें हो, क्या हो, एकदम से आपकी कॉपी पर टिक जाए। जैसे कई बार आप जब रास्ते पर जाते होंगे तो कई लोगों को आप देखते होंगे, या कोई घर देखते होंगे, या कोई बिल्डिंग देखते होंगे, तो कई बार आपकी नजरें वहां पर जाकर टिक जाते होंगे, अरे यार वाह क्या घर है, वाह यार क्या व्यक्ति, कितना हैंडसम लग रहा है। अक्सर ऐसा होता है क्योंकि उसका जो ड्रेस सेंस होता है, उस बिल्डिंग की जो बनावट होती है, उस व्यक्ति का जो पहनावा होता है, व्यक्ति हो गया, कोई वस्तु हो गई, या फिर कोई घर हो गया, कोई बिल्डिंग होगी, कोई होटल हो गया, आपकी निगाहें वहां पर क्या होती है, एकदम से टकटकी लगा के उसको देखने लगती हैं, वाह यार क्या घर है। ठीक इसी प्रकार से आपको अपनी उत्तर लेखन में कार्य करना है कि आप अपने उत्तर को कितना बेहतर तरीके से प्रदर्शित करें, यानी कि प्रेजेंटेशन आपका इतना बेहतर हो जो आप एग्जामिनर 1-2 लाइन पढ़े और उसका मन करे यार नहीं, इसकी कॉपी को तो मुझे अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगर आपने बेहतर, और एक बात सबसे महत्वपूर्ण, शुरुआती जो प्रश्न रहा करें आप उस पर ना थोड़ा सा हो सकता है टाइम ज्यादा दे दीजिए, 30 सेकंड 40 सेकंड का समय उस पर ज्यादा दे दें। तो अगर आप ज्यादा समय दे देंगे तो क्या होगा कि जो आपके स्टार्टिंग के प्रश्न होंगे क्या होंगे, बहुत अच्छे दिखेंगे। तो वही एक सकारात्मक जो है साइकोलॉजिकल इंपैक्ट एग्जामिनर के ऊपर डालेगा और बढ़िया मार्क्स आपको देना शुरू कर देगा। लेकिन आपने एकदम से गौच पोच कर दिया, एकदम से पता नहीं कौन सा डेटा आपने यहां पर लिख दिया, क्या बात पूछा कुछ था, आपने लिख कुछ और दिया, ऐसा नहीं करना है आपको। टू द पॉइंट, क्या टू द पॉइंट, ये आपको लिखना है, क्योंकि टू द पॉइंट आपको बातें अपनी रखनी आनी चाहिए। कल को आप एसडीएम बन जाइएगा, कल को आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाइएगा, मीटिंग पीएम के साथ होगी, आपके सीएम के साथ मीटिंग होगी, राज्यपाल के साथ होगी, या आपके बड़े आला अधिकारियों के साथ मीटिंग होगी। वहां पर आपसे प्रश्न किया जाएगा कि बताइए ये समस्या है, इसका समाधान क्या है। अब आप उसके पीछे लंबी इतिहास तो नहीं कहने लगोगे ना कि यार सर पहले सर ऐसा था, पुराने जमाने में सर ये सड़क बनी थी तो फलाने वाले आए थे तो फलाने वाले ने गिरा दिया, सड़क तोड़ दिया तो ऐसा हो गया, उसके बाद सर ऐसा हो गया, तो सर इसका संबंध इससे है, तो सर हम इसका सॉल्यूशन ऐसे देंगे। ये बात तो नहीं कहोगे आप, टू द पॉइंट आप अपने उत्तर को दोगे, क्योंकि वहां पर मीटिंग हो रही होगी, सभी को अपनी अपनी बातों को रखना होगा। और चूंकि आप एक बड़े उच्च अधिकारी रहेंगे तो अपनी बातों को बड़े सलीके तरीके से, बड़े सारगर्भित तरीके से आपको वहां पर रखनी होती है। ठीक यही बात आपको यहां पर अपने मेंस की कॉपी में आपको करना होता है, सारगर्भित तरीके से टू द पॉइंट के फॉर्म में आपको अपने आंसर को लिखना होता है, यानी कि जो पूछा है आपको दरअसल उसी का उत्तर देना है। अगर आपसे पूछा है कि विस्तार पूर्वक समझाइए तो विस्तार पूर्वक समझाना है। अगर आपसे पूछा कि आलोचना कीजिए, क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए, समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए, तो वहां पर सकारात्मक नकारात्मक बिंदु दोनों लिख देना है। टिप्पणी पूछा है तो आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है, वहां पर भी आपको सकारात्मक नकारात्मक बिंदुओं को लिखना है और सकारात्मक बिंदुओं पर ज्यादा फोकस करना है आपको। ठीक है, क्या कुछ फायदे हैं इस योजना के, फायदे लिखना है, नुकसान लिखना है। तो इस तरीके से जो प्रश्न में क्वेश्चन मार्क अंत में लिखा रहे उसी के रूप में आपको बेहतर ढंग से लिखना होता है। ठीक है, ये सारी बातें यहां पर महत्वपूर्ण है जो कि आपके लिए जानना जरूरी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब आप मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है, आपके पास किताबें वगैरह होंगी, मैं किताबों पर चर्चा यहां पर आज नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी हमने कई सारे स्रोत आपको बता दिए। किताबों के अलावा क्या स्रोत आपके पास होने चाहिए वो हमने यहां पर मेंशन किए हैं कि किताबों के अलावा आपके पास क्या कुछ स्रोत होना चाहिए। सबसे पहले यूपीपीसीएस का मेंस का पीवाईक्यूज, यूपीपीसीएस का मेंस का पीवाईक्यूज, देखो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कई बार क्या होता है कि आप लोग मेंस नहीं लगाते हो, पीवाईक्यूज नहीं देखते हो, बहुत सारे अभ्यर्थी प्री के पीवाईक्यूज नहीं लगाते हैं, बाकी तो आप बात छोड़ दीजिएगा। एक बात विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है कि मुख्य परीक्षा हो चाहे आपकी प्रारंभिक परीक्षा हो, वहां पर आपके जो पुराने प्रश्न पत्र होते हैं वह ना सिर्फ जो है आपको एक आपकी एनालिसिस करवाते हैं बल्कि आईना होते हैं वो, और वहां से टॉपिक आपके क्या होते हैं प्रिपेयर भी हो जाते हैं कि कहां पर पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या आपको नहीं छोड़ना है, क्या पढ़ना है, क्या कैसे करना है। ठीक है, तो पीवाईक्यूज करिए। अब आप सोचिए कि जैसे मान के चलता हूं मैं कि जीएस में आपके 20 क्वेश्चन आ गए, ठीक है, एक साल में, ठीक है, और हम मान के चलते हैं कि 2018 में बेसिकली क्या हुआ था, आपके पीसीएस का एग्जाम मेंस के स्तर पर उस पे आया था, ठीक है। तो जीएस में अगर 20 क्वेश्चन आपके आ गए हैं, 20 क्वेश्चन, तो अगर आपने 20 क्वेश्चन को तैयार कर लिया, रेडी कर लिया, तो एक तरीके से 20 टॉपिक आपके अलग अलग विषयों के रेडी हो गए, नहीं हो गए आपके। अगर आपने 5 साल का लगा लिया एक ही पेपर को, तो 20 पंचे 100 टॉपिक आपके रेडी हो गए एक तरीके से। तो और इसके अलावा यूपीएससी के जो मेंस के पीवाईक्यूज होते हैं वो भी आपको लगाना है। वो बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब यूपीएससी के मेंस के आप पेपर को सॉल्व करेंगे वहां पर आपको और अच्छी जानकारी मिलेगी। और कई बार ऐसा होता है कि जो पीसीएस होता है वो यूपीएससी के क्वेश्चन को हूबहू कॉपी पेस्ट कर देता है। मुझे याद है मैं एथिक्स पढ़ाता हूं पीसीएस के बैचेस में, आप लोग जिन्होंने ज्वाइन कर रखा होगा वो जानते होंगे कि एथिक्स में मैंने एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है, ठीक है। तो एथिक्स में मैंने क्वेश्चन देखा और ऐसे कई सारे विषयों के क्वेश्चन हैं जिनको यूपीपीसीएस ने हूबहू जो है यूपीएससी से उठाया और अपने यहां पर कॉपी पेस्ट कर लिया है। दैट मींस कि आप अगर यूपीएससी के प्रश्न पत्रों को हल करते हैं तो कहीं ना कहीं पीसीएस जो है उसमें प्रश्न पूछता है, तो सिर्फ सॉल्व पेपर करने से ही आपके बहुत सारे प्रश्न जो है, बहुत सारे टॉपिक क्या होते हैं आपके रेडी हो जाते हैं। तो यह बात आपको ध्यान देनी है कि आप लोग जो है यूपीएससी के पुराने प्रश्न पत्रों को, मेंस के प्रश्न पत्रों को आप लोग क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। पीसीएस प्री के स्तर पर भी कॉपी पेस्ट करता है यूपीएससी के प्रश्नों को, कॉपी पेस्ट इन द सेंस कि वहां से प्रश्नों को उठाता है, ठीक है। ये इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है पीसीएस पर कि आपको नहीं उठाना है, वो एग्जामिनर होते हैं, उनका जहां से इच्छा होती है उठाते हैं, उनका अपना मैटर है, ठीक है। लेकिन आपको इस बात के लिए अवेयर रहना है कि दरअसल हमें यूपीएससी के प्री के क्वेश्चन को भी, मेंस के क्वेश्चन को भी देखना है और समझना है और हमको लगाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर मेंस की तैयारी कर रहे होंगे तो यूपीएससी के भी मेंस के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, रेडी कर लेना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भाई साहब आपके लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप टेस्ट नहीं लिखते हैं तो आपका आकलन नहीं हो पाएगा। कॉपी में आप सही लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, ठीक है, क्या लिख रहे हैं, क्या नहीं लिख रहे हैं, फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जरूरी हो जाता है कि टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आपको आपकी कमियों को बताने वाला कौन होगा। अगर आप नहीं लिखेंगे टेस्ट तो फिर आपको कौन बताएगा कि यार ये आप गलत लिख रहे हो, ये आप सही लिख रहे हो, यहां पर आपको ये पॉइंट लिखना चाहिए। तो इसीलिए जरूरी हो जाता है कि आप जो है टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें और उसका आपको बहुत बड़ा फायदा होता है। और सबसे बड़ी बात है टाइम मैनेजमेंट। जब आप टेस्ट लिखेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, एक टाइम रहेगा कि आपको इस टाइम में क्या करना है, अपना आंसर लिख के देना है। तो टाइम मैनेजमेंट करना भी क्या करेंगे, आप सीख जाएंगे। आपको ज्ञान बहुत है, ठीक, क्या है, ज्ञान आपको बहुत है, लेकिन अगर ज्ञान को प्रदर्शित करना अगर आपको नहीं आता है तो उस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। जैसे कि अगर मैं हूं, ठीक है, मेरे अंदर मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं अपने एथिक्स का मैं बहुत बड़ा क्या हूं, स्पेशलिस्ट हूं एक तरीके से, मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूं अपने विषय का, करंट अफेयर्स का मैं ज्ञाता हूं। लेकिन अगर आप मुझसे प्रश्न करें और मैं उस प्रश्न का उत्तर ना दे सकूं या उस प्रश्न को मैं आपको समझा ना सकूं तो मुझे मेरे ऐसे ज्ञान का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। इसलिए आप बहुत ज्ञानी होंगे, आपके अंदर बहुत ज्ञान का स्रोत होगा, लेकिन अगर आप अपने कॉपी में उसको प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, तो उसका कोई मूल्य जो है नहीं रह जाएगा। इसलिए जरूरी हो जाता है कि आपको ज्ञान बहुत है। कई बार क्या होता है, आप लोग सोचते होंगे, कई सारे ऐसे विद्यार्थी जो सोचते होंगे हाँ मेरा तैयार है, रेडी है, लेकिन रेडी है तो क्या आपने लिख के देखा भाई साहब कि नहीं देखा? एक दिन में आपके 2 पेपर होंगे, एक पेपर में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, दूसरे में फिर से 20 क्वेश्चन मिलेंगे, बीच में 1.5-2 घंटे का समय मिलेगा।
लगातार 4-5 दिन आपको प्रश्न पत्रों को लिखना है भाई साहब। पूरी की पूरी ना दिमाग का ना एकदम दही सा हो जाता है, एकदम एक तरीके से जबरदस्त मेहनत करनी होती है। हाथ बच्चे ऐसे ऐसे लिखते हैं, आप लोग तो शायद नहीं जानते होंगे। हाँ, जो इस फील्ड में पुराने अभ्यर्थी होंगे वो निश्चित तौर पर जानते होंगे कि जब मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की करते हैं बच्चे, तो उनके हाथों में ना गड्ढे गड्ढे पड़ जाते हैं। कई बच्चों के जो है क्या कहते हैं, हाथों में ना ब्लड आने लगता है, मतलब इतने घिस जाते हैं, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होता है। ध्यान रखिएगा। और आप ये सोचते हैं कि किसी एक किताब को पढ़ने के बाद, किसी फला कोचिंग को ज्वाइन करने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं भाई साहब। आंसर राइटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए डिकोड एग्जाम पर जब हम लोगों ने पीसीएस फाउंडेशन कोर्स शुरू किया, तो हम लोगों ने उसमें डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम को तुरंत ही हमने स्टार्ट करवा दिया था कि 1 महीने बाद आप लिखना शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम पढ़ा देंगे, आप पढ़ के चले जाएंगे, उससे से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है जब तक कि आप लिखेंगे नहीं, कलम आप चलाना नहीं सीखेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि यह जरूरी है, आपके लिए बहुत हो जाता है। तो जो भी लोग बिगनर्स हैं वो लोग लिखें, और जिनको 24 में एग्जाम देना है वो भी इन सारे पॉइंट्स को समझें कि जो पूछा आपको वही लिखना है, और प्रैक्टिस जबरदस्त तरीके से खूब करनी है, जितनी कर सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए आप लोग अलग अलग मैटर, अलग अलग रिसोर्सेज को कलेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा जो डिकोड एग्जाम पर जो हम लोग करंट अफेयर्स कराते हैं वो आपके लिए प्री और मेंस दोनों के प्रोस्पेक्टिव से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग देखे होंगे कि 1 तारीख से जो हम लोग करंट अफेयर्स अभी करा रहे हैं वो आपके मेंस के प्रोस्पेक्टिव से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मैं उसको बहुत डिटेल्स में करा रहा हूं, बड़ी मेहनत लगती है, ठीक है, मेरी खून पसीना की वो कमाई एक तरीके से करंट अफेयर्स। प्लीज आप लोग उसको जरूर देखा करिए, बहुत मेहनत से मैं उसको बनाता हूं, ठीक है। तो वहां से आपके लिए मेंस का कंटेंट बड़ा अच्छे से रेडी हो जाया करेगा। इसके अलावा सेकंड एआरसी, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म रिपोर्ट, जिसको द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट बोलते हैं, यह आपके लिए बहुत जरूरी है। कई सारे रिपोर्ट्स हैं, ऑलरेडी हमने डिकोड एग्जाम पर एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने किस किस पेपर में कौन कौन सी एआरसी रिपोर्ट होती है वो हमने आपको समझाया था। आप चाहें तो वो वीडियो देख लीजिएगा, या फिर सेकंड एआरसी, अगर आप पुराने अभ्यर्थी होंगे तो जानते होंगे कि किस किस प्रश्न पत्र में कौन कौन सी एआरसी रिपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, उनको आप लोग अच्छे से यहां पर देख लीजिएगा, ठीक है। एआरसी रिपोर्ट के डेटा जो होते हैं, उनकी बातें होती हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट पर एआरसी रिपोर्ट है, अच्छे से लिखा रखा है, एथिक्स में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो वो सब, सोशल जस्टिस हो गया, गवर्नेंस हो गया, उस पर जो है एआरसी रिपोर्ट में बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स वहां पर मेंशन है, तो उनका इस्तेमाल आप यहां पर कर सकते हैं अपने आंसर लिखने में, ठीक है। इसके अलावा किसी कोचिंग संस्थान के मॉडल आंसर कलेक्ट कर लें, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे किसी कोचिंग के, तो वहां पर तो ऑलरेडी आपको मॉडल आंसर मिलेगा ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके अलावा भी आप चाहें किसी अच्छे रेपुटेड कोचिंग के, इंस्टीट्यूट के, ऐसा नहीं कि डिकोड के ही आप फॉलो करें, क्योंकि हमारा लक्ष्य है आपका सिलेक्शन होना। मैं डिकोड का ही आप सब कुछ करें, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। आप करंट अफेयर से लेकर कुछ भी आप कहीं भी कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन जरूरी हो जाता है कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉडल आंसर का इस्तेमाल आप जरूर करें, यह बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। और इसमें यह भी महत्वपूर्ण है विशेष तौर पर कि जो मॉडल आंसर हो उसमें आप देखिए कि कैसे उसमें चीजों को जो है दिखाया गया है और किस तरीके से आपको लिखना है। तो उस मॉडल आंसर को देखें, पढ़ें, समझें, उसमें आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट वहां से मिलेंगे, इंपॉर्टेंट इन मॉडल आंसर से आपको डेटा मिलेगा, और उन डेटा को अलग अलग जो है आप अपनी कॉपी में प्रश्न पत्रवार जो है क्या करें, उसको नोट कर लें, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज तो ऑलरेडी आप ज्वाइन करेंगे मेंस की। हालांकि डिकोड एग्जाम पर भी हम लोगों ने मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी, मतलब चला रखी है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, या आप चाहें तो किसी अन्य कोचिंग संस्थान के जिसका भी आपको मन है, आप वहां पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन बड़े सारे इंस्टीट्यूट चलते हैं, आप कहीं भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब 2-3 बातें और महत्वपूर्ण है आपके लिए कि जब आप लिखना शुरू करें, जब भी कोई भी प्रश्न पत्र आप जब उठाएं, आप वहां पर लिखें, तो सबसे पहले अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपके सामने है और उसमें कोई प्रश्न लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपको यह देखना है कि अंत में जो शब्द लिखा रहता है, जैसे आलोचना, क्या, जैसे आलोचना लिखा है, आलोचना, ठीक है, या लिखा रहेगा टिप्पणी, ठीक है, टिप्पणी, या लिखा रहेगा व्याख्या, ठीक है, कुछ भी ऐसा लिखा रहेगा। तो ये जो शब्द रहते हैं, इन शब्दों के अलग अलग जो है क्या रहते हैं, अर्थ रहते हैं। इसको हमने समझाया हुआ है, एक वीडियो हमने बनाया हुआ है कि मेंस की तैयारी कैसे करें, उस पर हमने इन शब्दों को समझाया हुआ है। इनके अलग अलग मतलब होते हैं। जैसे आलोचना करना है तो आलोचना में आपको बेसिकली समालोचनात्मक टिप्पणी या इसकी आलोचना कीजिए, ऐसा करके कुछ आएगा, समालोचनात्मक टिप्पणी बोल दीजिए। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट हमको लिखना होगा, पॉजिटिव पर ज्यादा लिखेंगे, नेगेटिव पर कम लिखेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन देंगे। या कई बार क्या होता है, सुझाव मांग लेता है कि इस पर सुझाव दीजिए, तो आप अपनी राय देंगे, सुझाव। लेकिन अब आपको प्रधानमंत्री एकदम से नहीं बन जाना है कि आप ही क्या सुझाव सबसे बेहतर है, ठीक है। आप रखिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ में। व्याख्या करनी है तो डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन कीजिए। टिप्पणी में भी आप लोग सकारात्मक नकारात्मक बिंदुओं को लिखिए और सकारात्मक बिंदुओं पर हाईलाइट कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो सबसे पहले जब आप प्रश्न को देखें तो अंत में शब्द क्या लिखा है उस पर ध्यान दें,
और जो पूछा है उस पर विशेष तौर पर ध्यान दें कि दरअसल पूछ क्या रहा है। कई बार पूछता कुछ और है, कॉपी में आप लिख के कुछ और आते हो, ये बात नहीं करनी है। आप एमए का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप बीए का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप बीएससी एमएससी बीटेक का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं, जहां पर आपको टू द पॉइंट आपको चीजों को लिखना है। कहानी लिख के आएंगे, इतिहास लिख करके आएंगे ना, नहीं होने वाला सिलेक्शन। आपसे पूछा कि ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस इंपैक्ट, ग्रीन हाउस इंपैक्ट। अब आप इतिहास लिख के चले आए कि ग्रीन हाउस शब्द का इस्तेमाल पहले हुआ था, पहले तो ऐसा ऐसा था तो ऐसा हो गया। भाई साहब नहीं लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है। व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस या व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस इंपैक्ट, ठीक है। या पूछ लिया व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, कुछ भी पूछ लिया आपसे आगे करके क्वेश्चन करके, तो वो सब चीजें आपको यहां पर लिखनी होती हैं। अनवांटेड अननेसेसरी मैटर आपको नहीं लिखना होता है, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रश्न को पहले पढ़ें और उसका स्ट्रक्चर अपने दिमाग में बना लें पहले ही कि यार ये प्रश्न लिखा है, इसमें मुझे इंट्रोडक्शन में, मेन बॉडी में, कंक्लूजन में क्या लिखना है। ध्यान दीजिएगा कि आंसर लिखते समय ज्यादा से ज्यादा आप लोग जो है की पॉइंट्स यानी कि बुलेट फॉर्म में, यानी कि जैसे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3 या फ्लो डायग्राम आपने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना लिया, ऐसे लाइन खींच दिया, या फिर आपने कुछ सर्कल बना दिया, सर्कल में कुछ बीच में लिख दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, या आप चाहें तो क्या करें फ्लो डायग्राम के रूप में भी आप चाहें तो कुछ इस तरीके से भी अपना उत्तर लिख सकते हैं। जैसे प्रश्न की शुरुआत आप करें तो वहां पर आप कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दें, आप ऐसा लिखिए, इसके बाद ऐसे लिखिए, इसके अलावा इसमें क्या होता है कुछ ऐसे कर दीजिए, यहां पर क्या होता है इसके नीचे 2-2 पॉइंट लिख दीजिए। इस तरीके से भी अपने प्रश्नों को बड़े खूबसूरती के साथ जो है क्या कर सकते हैं, सजा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब तरीके होते हैं मेंस में आंसर के आपके लिखने के कि किस तरीके से आपको लिखना है। बुलेट फॉर्म में डेटा के साथ में हाईलाइट कर दीजिए, ब्लैक पेन से उसको लिख दीजिए। तो इस तरीके से अपनी कॉपी को लिखें, यानी कि लिखते समय आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो होती है टाइम का विशेष ध्यान दें, क्योंकि आप जानते होंगे यूपी पीसीएस में जो 10 क्वेश्चन आपके होते हैं वो 125 शब्दों के आते हैं, और इसके अलावा जो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं वो भी आपके 10 आते हैं, जो कि 200 शब्दों में आपको लिखने होते हैं। तो लगभग 10-70 जो आपके क्या कहते हैं 125 वर्ड्स के जो आपके क्वेश्चन होते हैं, लगभग एक क्वेश्चन पर आप जो है 7 मिनट का समय दे सकते हैं। तो 10 सत्ते 70 हो गया, 70 हो गया, और बाकी जो समय बचता है उस समय को आप लोग जो है लॉन्ग आंसर पर दीजिए, यानी कि बाकी बचे हुए समय जो है आप लॉन्ग आंसर को दीजिए, क्योंकि लॉन्ग में टाइम लगेगा आपको। 125 के बाद 75 शब्द आपको और लिखने होंगे, तो वो आप जो है समय जो बच रहा है आपका ज्यादा विशेष 70 मिनट के अलावा बाकी का समय आप जो है उसके लिए लॉन्ग आंसर के लिए रखिए यहां पर, ठीक है। तो ये आपको मैनेज अभी से करना है। अच्छा, जो लोग शुरुआत कर रहे हैं वो लोग घबराए नहीं, वो लोग अपने उत्तर को 15 मिनट में 20 मिनट में लिखें आराम से, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जब आप शुरुआती दौर में लिखेंगे तो आपको एक ही उत्तर लिखने में ना आपको 20 से 25 मिनट लगेगा। और इस बात से आपको घबराना नहीं है यार कि ऐसे कैसे कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 125 शब्दों को लिखने में ही आपको 20 से 25 मिनट आपको लग जाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। शुरुआती दौर में आप लिखिए, बस 20 मिनट लगे 25 मिनट लगे, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी हैबिट पड़ जाएगी, और ये समय जो है सनय क्या होगा कम खोना शुरू हो जाएगा। यानी कि ये पहले 25 मिनट रहेगा, फिर जो है आ जाएगा आपके 20 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 10, 12 और फिर 7 मिनट से लेकर के 10 मिनट, 7 से लेकर के 10 मिनट का आपको जो है ड्यूरेशन आपको तय करना है। बस हो गया काम आपका, लोड नहीं लेना है आपको, ठीक है। और इसके अलावा उत्तर लिखने से पहले अपने माइंड में उत्तर का स्ट्रक्चर बना ले, जो कि हमने आपको बताया कि इस प्रश्न का उत्तर हमें कैसे कैसे लिखना है। हल्का सा कुछ सेकंड रुकिए, एक जल्दी से स्ट्रक्चर बनाइए और अपना लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। टॉपर की कॉपी से कंटेंट देखकर महत्वपूर्ण बिंदु को नोट कर लें, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग कोचिंग संस्थान के वेबसाइट हैं, या आप किसी शॉप पे जाएंगे दिल्ली प्रयागराज में, तो वहां पर टॉपर्स की कॉपी मिलती है, जो सिलेक्टेड होते हैं उनके कॉपी को उठाइए और वहां से बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु मिल जाते हैं आपको। या देखिए कि उन्होंने कैसे लिखा है, क्या उनका आर्ट है, क्या उनकी स्किल है, उनको देखने का प्रयास करिए। या जब आप किसी कोचिंग में जब ज्वाइन करेंगे टेस्ट सीरीज, तो वहां पर भी आपको देखने को मिला करेगा कि यार कैसे कैसे यहां पर लिखी जाती हैं बातें, तो उसको भी देख करके आप काफी कुछ जो है प्रयास वहां पर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे डिकोड एग्जाम पर अगर आप ज्वाइन करेंगे तो टेलीग्राम पर हम लोग ग्रुप चला रहे हैं, वहां पर हम लोग अलग अलग विद्यार्थी अपनी अपनी कॉपी भेजते हैं, आप उनको देख सकते हैं। हम लोग मॉडल आंसर भी कराते हैं, भेजते हैं, वह भी देख सकते हैं। और हम लोग उसी मॉडल आंसर के साथ साथ में जो हम लोग क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, उसका हम लोग यूट्यूब पर भी समझाएंगे, तो वह भी देख करके आपकी समझ बहुत अच्छे से विकसित हो जाएगी। तो ये सब बातें आप लोग जो है प्लीज करिए, ठीक है। ये आपके लिए क्या है महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हमने बताई हैं।
खासकर 2024 के लिए हमने ये स्ट्रेटजी बताई है। 25 वालों के लिए हम एक अलग से वीडियो और बना लेंगे, ठीक है, कि कैसे मेंस की आप तैयारी करें, विशेष तौर पर मेंस आंसर राइटिंग कैसे करें, इस पर यह वीडियो हमारा आधारित था, ठीक है। बाकी नोट्स वगैरह सब कुछ आपके पास ऑलरेडी पहले से रहा होगा, नहीं हो तो आप ऑलरेडी किताबें वगैरह सब जानते होंगे। किताबें वगैरह आपको जानना है, पूछना है, मेंस को लेकर अगर आपको कोई बात करनी है तो उसके लिए ये कांटेक्ट नंबर मेरा है, आप इस कांटेक्ट नंबर पर जो है संपर्क मुझसे कर सकते हैं। यहां से आपसे कोई भी बात वगैरह होगी तो हम इस पर बात कर लेंगे, ठीक है। और डिकोड एग्जाम पर जो हम लोगों ने अभी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम शुरू किया है, खासकर 2024 वालों के लिए, ठीक है, वहां पर हम लोग क्या काम कर रहे हैं कि 3 महीने के अंदर विद इन 3 मंथ्स हम लोग जो आपके जीएस के 6 पेपर होते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है, एक बात। और इसके अलावा क्या हम लोग करेंगे, इसके अलावा हम लोग करेंगे कि 5 क्वेश्चन आपको डेली मिलेगा, ठीक है, जिसका मॉडल आंसर तुरंत आपको उसी समय दे दिया जाएगा 5 क्वेश्चन का। तो आप चाहें तो इसको देख कर लिखिए या बिना देखे लिखिए, और शाम को जो है शाम को 6 बजे तक आपको 5 क्वेश्चन और मिलेंगे जिसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। इसका मॉडल आंसर हम लोग नहीं देंगे, लेकिन इसकी कॉपी आपकी चेक होगी, कॉपी इसकी भी चेक होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन विशेष तौर पर ये जो 5 क्वेश्चन हम लोग शाम को 6 बजे आपको देंगे, ये आपके लिए विशेष रूप से इंपॉर्टेंट होंगे। और ये जो 5 प्रश्न आपको हम देंगे, हम कोशिश यह भी करेंगे कि इन प्रश्नों को हम लोग विशेष तौर पर क्या करें, इन प्रश्नों को हम लोग YouTube के माध्यम से आपको समझा दे। तो क्या होगा, जहां एक और आप आंसर राइटिंग करेंगे तो वहीं दूसरी ओर YouTube के माध्यम से आप क्या करेंगे, उस टॉपिक पर हम लोग टीचर के माध्यम से उस विषय के विशेषज्ञों से जब हम लोग उस टॉपिक को पढ़वा देंगे, उस आंसर को आपको बतवा देंगे कि भाई ये ऐसे ऐसे आपको फ्रेमिंग करना है, ऐसे ऐसे आपको लिखना है, इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा, न सिर्फ आपको उस उत्तर लेखन शैली के बारे में मालूम चलेगा, बल्कि उस पर्टिकुलर प्रश्न का जो टॉपिक होगा वह टॉपिक भी दरअसल आपको तैयार हो जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट आपको जो हम लोगों ने डिकोड एग्जाम पर जो हम लोगों ने आंसर राइटिंग प्रोग्राम शुरू किया है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप कहेंगे सर अगर हमें 2025 में एग्जाम देना है तो भी आप इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। आप 3 महीने तक जो है एक नॉर्मल फीस के साथ आप इसको ज्वाइन करिएगा। बहुत नॉर्मल फीस हमने रखी है, मैं सच आपसे बता रहा हूं, इतनी कम फीस में शायद ही कोई कोचिंग संस्थान आंसर राइटिंग आपको करा रहा हो, ठीक है। तो आप 2025 में अगर आपको एग्जाम देना होगा तो भी आप ज्वाइन करिए। 3 महीने तक आप लोग जितना भी लिख पाते हैं लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, 4 प्रश्न लिखें, लेकिन लिखिए जरूर से, ठीक है। तो उन प्रश्नों को आप लिखिएगा और उसके बाद 2025 का अगर आपका टारगेट होगा तो अप्रैल के बाद आप लोग थोड़ा सा नॉर्मल फीस और सबमिट करके कंटिन्यू जो है 2025 के बैच के लिए हो जाइएगा। लेकिन शुरुआत आपको जरूर करनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, यही जरूरी होता है कि हम शुरुआत नहीं करते हैं, हम सपने बहुत बुनते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि सपने जो भी होते हैं वो हमेशा खुली आंखों से देखनी चाहिए। बंद आंखों से देखे गए सपने अक्सर पूरे नहीं हुआ करते हैं, इसलिए खुले आंखों से सपने देखिए और मन में ठान लीजिए कि आपको इस बार लिखना शुरू कर देना है। और कहते हैं ना कि क्या हार में क्या मझधार में, है ना, सुना होगा लाइन आपने। तो ये सब आपको ध्यान रखनी बातें कि अब आपने प्रण ठान लिया है, और कहते हैं ना कि जब छोड़ दी सुख की कामना, क्या जब छोड़ दी सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना, फिर धार क्या मझधार क्या, और भगवान शंकर हो गए, फिर राख क्या श्रृंगार क्या। तो आप उठाइए बीड़ा और लिखना शुरू कर दीजिए। यह आपकी शुरुआत है, सफलता का ये आपका सबसे पहला पैमाना है, सबसे पहली सीढ़ी है। और इस सीढ़ी पर अगर आप नहीं चढ़ पाते हैं तो मुझे लगता है कि आपका सिविल सर्विस की तैयारी करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। चाहे दुनिया के बेस्टेस्ट कोचिंग में आपने एडमिशन ले लिया है, अगर आपने लिखना नहीं शुरू किया है, लिखन शैली अगर आपको नहीं आती है, तो सिविल सर्विस में सिलेक्शन हो पाना आपके लिए नामुमकिन रहेगा। इस बात को मैं बहुत ही अवेयरनेस के साथ में आपके बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप भटकाव रखें। और जिन कमियों को हम लोगों ने फेस किया है, हमें कोई बताने वाला नहीं था। हम लोग की तैयारी के दौरान शायद उन कमियों को मैं आपको बता पा रहा हूं, और मुझे लगता है कि यही मेरे लिए सबसे बड़ी शिक्षा है कि शायद जिन कमियों को हम लोगों ने देखा, जो कमियां हमारे भीतर रही हैं या जो भी कमियां रही हैं, उन कमियां को आप दूर करें और उन कमियों पर आपका विशेष ध्यान हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझे होंगे। आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़िए आप लोग, और मेंस आंसर राइटिंग के लिए कोई भी दिक्कत होती है तो आप यहां पर इस नंबर पर, मेरा ही नंबर है, आप यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेंस आंसर राइटिंग आपको करनी होगी तो इस पर आप जो है मेंस आंसर राइटिंग लिख करके व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको कॉल बैक जरूर करूंगा। परेशान मत होइएगा, कॉल बैक सबको करूंगा, ठीक है। तो ये कुछ सूचना हो गई। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी हम लोग इसी तरीके से बीच बीच में मिलते रहा करेंगे
और आपसे संपर्क जो है हमारा आपसे बना रहा करेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हर उस विद्यार्थी को इसका फायदा जरूर मिले जिनको सही गाइडेंस या सही रणनीति नहीं मालूम होती है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझते होंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए, ठंडी का मजा लीजिए, महाकुंभ का भी मजा लीजिए और मिलेंगे हम लोग कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।